हिंदी साहित्य की कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस विषय को इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर जो ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें हमें अच्छे से समझना होगा। देखिए हिंदी सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी से कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, कौन-सी पुस्तक में सबसे पहली बार हिंदी शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, हम सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें पता है कि हिंदी क्या है, एक भाषा है और ये कौन-सी भाषा का शब्द है, जो हमारा हिंदी जो शब्द है वो फ़ारसी भाषा का शब्द है। अब आप कहोगे कि सर ये फ़ारसी भाषा का शब्द फ़ारसी कौन से देश की भाषा है? तो जब हम मैप को देखते हैं, मानचित्र को देखते हैं, तो जो हमारे इंडिया यानी कि हमारे भारत से अगला देश पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे ईरान देश है। जब आप मैप में देखोगे जो आज का ईरान है, उसे ही पहले क्या कहा जाता था? फ़ारस कहा जाता था। ईरान को क्या कहा जाता था? फ़ारस कहा जाता था। इसी का एक और नाम था पर्शिया। और यहाँ की जो भाषा थी, वो थी फ़ारसी भाषा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी जो शब्द है वो कौन-सी भाषा का शब्द है? तो पारसी वहाँ पर जो पारसी धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे इसलिए उन्हें पारसी भी कहा जाता है। पारसी इसके अलावा जो ईरानी और उसे क्या कहा जाता है? पर्शियन। पर्शिया कहा जाता था और वहाँ की जो भाषा थी उसे क्या कहा जाता था? पर्शियन। तो जो हमारा हिंदी शब्द है वो फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसे पारसी, ईरानी और पर्शियन नामों से भी संबोधित कर दिया जाता है। तो हमारा जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति की कहानी क्या है कि जो ईरान था, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे जो इस भारतवर्ष पर जो पहला आक्रमण था वो ईरान के द्वारा किया गया था। ईरान को उस समय कहा जाता था फारस और फारस के जो राजा थे डेरियस फर्स्ट, उन्होंने हमारे देश के ऊपर प्रथम आक्रमण किया था 518 बीसी के आसपास। उस समय जब हम जो ये महात्मा बुद्ध वगैरह के जो इतिहास में टॉपिक पढ़ते हैं उस समय की ये बातें हैं। तो उस समय जो इन पारसियों का जो पवित्र जो ग्रंथ है, उसे कहा जाता है जैन अवेस्ता। और ये जो लोग थे, इसके ग्रंथ को पढ़ने से पता लगता है कि ये जो स का उच्चारण क्या करते हैं, है। ये जो स का उच्चारण क्या करते हैं, है के नाम से करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा ये जो एरिया था, इसे कहा जाता था सप्त सेंधव। जो ये आजकल पाकिस्तान का जो एरिया है, इसमें साथ में इसके जो अफ़गानिस्तान है, इसे सप्त सेंधव कहा जाता था। सप्त सेंधव क्यों कहा जाता था? 5 नदियाँ पाकिस्तान की और 2 नदियाँ वो थी अफ़गानिस्तान की। तो ये जो इलाका था, ये जो रीजन था, इसे सप्त सेंधव कहा जाता था। और हमने पढ़ा कि जैन अवस्था के अंदर वो सै को क्या कहते थे? है। तो ये जो सप्त सेंधव से क्या बन गया? हप्तसेंधव। और सप्त से हप्त बना। हप्त से क्या बना फिर ये? हिंद बना। और हिंद से क्या बना? हिंद के जो निवासी हैं उनकी भाषा है, वहाँ से क्या बना? हिंदी बना। तो इसी प्रकार जो सप्तसेंधव था, वहाँ से ये इसी प्रकार होता-होता शब्द ये क्या बना? हिंदी बना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी कौन-सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसे हम पारसी, ईरानी और पर्शियन भी कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी जो शब्द है, इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका सबसे पहले विवरण मिलता है भई सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो पुस्तक है उसमें वर्णन मिलता है जफरनामा में।
ये सरफुद्दीन यज़दी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, सरफुद्दीन यज़दी की जो पुस्तक है ज़फ़रनामा, इसमें सबसे पहले जो हिंदी शब्द का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ज़फ़रनामा नाम से हमारे हिंदी में 2 और रचनाएँ लिखी गई है। एक जो गुरु गोविंद सिंह जो चमकौर के युद्ध के बाद लिखते हैं, ज़फ़रनामा नाम से, जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब के जो धार्मिक जो कार्य हैं, जो उसके धर्मांध कार्य हैं, उनकी निंदा करते हुए लिखते हैं। और एक जो नियामत खान जान, जिन्होंने जो कायम खानी मुसलमानों का इतिहास लिखा था, जो हम राजस्थान में जब लिटरेचर पढ़ते हैं तब वहाँ उसका वर्णन आता है। तो नियामत खान जान भी ज़फ़रनामा नाम से एक रचना लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा सूफ़ी जो ग्रंथ लिखने, प्रेम आख्यान ग्रंथ लिखने वाले कवि हुए हैं, वो। तो इससे ये 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा आई कहाँ से? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी जो भाषाएँ थी वो थी संस्कृत। आप लोगों को पता ही है कि जो वेदों की जो भाषा है वो कौन-सी है? संस्कृत। संस्कृत भी 2 प्रकार की थी, वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वेदों की भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और जो लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी वो लौकिक संस्कृत थी। तो संस्कृत भाषा हमें पता है कि जो व्यवहार में काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए धीरे-धीरे संस्कृत से ये पाली बन गई। जैसे जो री वगैरह के जो प्रयोग हैं वो धीरे-धीरे लुप्त होते गए। इसके अलावा पाली के बाद जो भाषा बनी धीरे-धीरे, वो बनी प्राकृत। प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट, और फिर हम कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी, और फिर जो हम हिंदी का जो स्वरूप देख रहे हैं धीरे-धीरे, वो हमें प्राप्त हुआ। ये मान के चलो कि ये कम से कम भी 2000 साल ये, और 1500 साल पीछे के 3500 साल लंबी यात्रा है। देखिए, कोई भी भाषा हो, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, उसका प्रारंभ भी जो 4th-5वीं सदी के आसपास से है, और उसका जो शुरू की जो चीज़ें हैं वो पढ़ना भी बड़ी मुश्किल है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलते हुए जो इंग्लिश का आज का रूप हम देखते हैं। तो कोई भी भाषा हो, उसकी हज़ारें सालों लंबी एक यात्रा होती है, जिसके बाद वो अपने इस रूप में आती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो अ, क्रम है, इसे हम एक बार और डिस्कस करेंगे आगे बाद में, कि किस-किस तरीके से इनमें क्या-क्या फ़र्क था, कि संस्कृत से पाली बनी तो उसमें कौन-सा फ़र्क था, उसके बाद प्राकृत कैसे बनी, अपभ्रंश, अवट, इनमें क्या-क्या माइनर धीरे-धीरे चेंज होते गए, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है साहित्य, और तीसरा जो शब्द हमने लिखा था वो था इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी से जो शब्द से आने वाले लगभग जो क्वेश्चन है वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद जो इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास का मतलब है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो हमारे लिए यूज़फुल होगी, तो वो हम कह सकते हैं कि इतिहास जो पुराना समय था, वो और जो हमारा वर्तमान है, उसके बीच का एक वार्तालाप है, जिससे हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। तो ये जब हम साहित्य का इतिहास जो हमारा टॉपिक है इसको पढ़ेंगे, तो हम इसके बाद एक बार और इसको डिस्कस करेंगे, और प्रेमचंद की कुछ पंक्तियाँ हमारे लिए यूज़फुल होंगी। इतिहास होता है, इतिहास में सिर्फ़ और सिर्फ़ घटनाएँ और तिथियाँ ही सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ। और साहित्य में क्या होगा? साहित्य में घटनाएँ और तिथि होंगी, वो तो क्या होंगी? झूठ, और बाकी सब सच। ये जब हम आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को एक बार और डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि साहित्य क्या है? साहित्य का क्या अर्थ है? देखिए, अगर किसी भी परिभाषा के आधार पर मैं आप लोगों को ये कह पाऊँ कि भई साहित्य का क्या अर्थ है, तो वो संभव नहीं है। साहित्य को हम संस्कृत में वाङ्मय कहते हैं और इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। तो किसी भी परिभाषा के आधार पर साहित्य को परिभाषित कर देना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से साहित्य के बारे में जो परिभाषाएँ दी हैं, वो हमारी मदद करेगी समझने में कि साहित्य क्या है। देखिए, हम हिंदी के जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनके नाम पर पूरा युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है।
साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोष है। और इसके बाद हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि साहित्य का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है। या हम कह सकते हैं कि जो साहित्य का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मनुष्य। एक निबंध है अशोक के फूल, उसमें वो इस लाइनों का, इस बात का जिक्र करते हैं। इसके बाद हम बात करें हिंदी के एडिशन कहे जाने वाले बालकृष्ण भट्ट की, तो वो कहते हैं कि साहित्य क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए ये जो डेफिनेशन है हम इनको अच्छे से भी समझेंगे कि इनमें इनका क्या जो महत्व है, क्या मीनिंग निकलता है। एक बार हम थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से ये किसके द्वारा कहा गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है, कि भाई जैसा साहित्य वैसा ही समाज। जैसे हम अपने आप को आईने के अंदर देखते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर कहा गया है। तो ये वो परिभाषाएं हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये सीधी-सीधी एग्जाम में पूछी जाती है कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है, या फिर साहित्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मनुष्य है। बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी के एडिशन है, हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि साहित्य का अर्थ क्या है। तो हमने लिखा कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। तो क्या सारा का सारा ज्ञान ही साहित्य है? तो ऐसा नहीं है भाई। इसका मतलब कई बार कह दिया जाता है कि लिखी गई बात साहित्य है, अनुभवों के आधार पर लिखी गई बात साहित्य है। तो फिर इतिहास और साहित्य में फ़र्क क्या रह जाएगा? कि अगर हर लिखी गई बात साहित्य है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका कौन-सा हिस्सा साहित्य का आ जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का वह हिस्सा है जहाँ पर क्या हो? शब्द और अर्थ के बीच में महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। शब्द और अर्थ के बीच में क्या हो? महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। अब शब्द और अर्थ का यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे हम लिखते हैं भाई किसी भी व्यक्ति के बारे में कि ये फलाना फलाना मनुष्य है, इसका जन्म इस तारीख को हुआ, ये इसके माता का नाम है, ये इसके पिता का नाम है। तो इसके अंदर हम क्या समझते हैं कि जो लिखा गया है, जो शब्द लिखे गए हैं, उनका जो मीनिंग है, वही का वही हम हमारी समझ में आता है। लेकिन उसके बाद अगली लाइन लिखी गई कि इनका जो जन्म था वो हिंदी साहित्य के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका जन्म था वो मील का पत्थर नहीं, इसका मतलब था कि जो इनका योगदान था हिंदी साहित्य में एक वो बहुत मतलब ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो इसका जो शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ अपने आप में क्या है? अलग है। जैसे कई बार कोई भी कहानी शिक्षा के रूप में दी जाती है, या हम मुहावरों की बात करें कि भाई फलाने-फलाने जो राजा थे उसने युद्ध में उसके दाँत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर दाँत खट्टे करने का मतलब क्या है? कि बुरे तरीके से उसको परास्त करना। कई बार आपके जो साथी मित्र हैं हमें वो भी आपस में सलाह देते हैं कि भई देख जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखे गए शब्द हैं उनका जो मीनिंग हम क्या समझते हैं कि उसका मतलब समझते हैं कि भई जितनी हमारी आमदनी है हमें उतना ही खर्चा करना चाहिए। तो जो शब्द और अर्थ है उसके मध्य में क्या होनी चाहिए? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम क्या उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? साहित्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जो साहित्य का दूसरा जो काम होगा वो क्या होगा? दूसरा काम होगा सेल्फलेस हित से बना है। कि साहित्य के अंदर ज्ञान राशि का वह हिस्सा जहाँ पर समाज के व्यापक हित की भावना हो।
आप लोगों ने में जो राष्ट्रकवि मैथिली श्रीण गुप्त है, उनकी जो पंक्तियाँ हैं, वो आप लोगों को ध्यान ही है कि वही केवल जो मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी उचित मर्म होना चाहिए। तो साहित्य वो है भई जहाँ पर हमें मतलब जो समाज का उसके अंदर कुछ ना कुछ हित हो, तो वो चीज़ क्या होगी? साहित्य होगी। जैसे हमारे जो कबीर और तुलसीदास का साहित्य है, उसमें उन्होंने समाज के जो हित है, उसकी काफ़ी बातें की गई है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि साहित्य के अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मनोरंजन का जो तत्व है वो भी होना चाहिए भई। वो मनमोहक होना चाहिए, उसके अंदर सौंदर्य होना चाहिए, ताकि वो पढ़ के मन को अच्छा लगे। और हम ये कह सकते हैं, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भई कोई भी कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो, कोई भी नैतिक संदेश हो, वो तब तक पाठक तक नहीं पहुँचाया जा सकता, जब तक कि जो लिखने वाला है उसके मन को मनोरंजन की सीमा में ना बाँध सके। देखिए, अब हम किसी भी मूवी की बात करें, अगर वो देखने में हमें मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो क्या हम उसको पूरा देख पाएँगे? नहीं, तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो हम तक आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार जो साहित्य है उसका जो एक इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो क्या होना चाहिए? उसके अंदर सौंदर्य होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि वो मनमोहक होना चाहिए या उसके अंदर रमणीयता का तत्व होना चाहिए। तो ज्ञान राशि का वह हिस्सा, अब हम कह सकते हैं कि साहित्य क्या है? साहित्य ज्ञान राशि का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो, जिसे हम अलंकार के अंदर भी आगे पढ़ेंगे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, जहाँ ये चीजें और क्लियर होगी कि इन चीजों का क्या मतलब है। और ज्ञान राशि का वह हिस्सा जो इस उद्देश्य से लिखा गया है कि उसके अंदर समाज का व्यापक हित हो, तो वो हम क्या कह सकते हैं? साहित्य कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसा हिस्सा जिसमें क्या हो, जो मन को अच्छा लगे, जिसमें सौंदर्य हो, रमणीयता हो, तो वह हिस्सा क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। तो देखिए, किसी एक परिभाषा के आधार पर हम साहित्य को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का मतलब क्या है? साहित्य का मतलब है ज्ञान राशि का वह हिस्सा जहाँ शब्द और अर्थ के मध्य प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ पर क्या हो, समाज के हित की व्यापक भावना हो। और तीसरा जो हमने आचार्य शुक्ल की जो पंक्तियाँ थी उनकी बात की, उसके अंदर क्या हो, सौंदर्य हो, रमणीयता हो और वो मन को मनोरंजन की सीमा में क्या कर सके, बाँध सके, वो क्या है हमारा साहित्य। अब साहित्य का अर्थ और महत्व क्या है? साहित्य का अर्थ हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं साहित्य के महत्व की। देखिए, ये मैं एक कहानी के माध्यम से एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा था। वो उसके पास बहुत सारा धन था और बहुत बड़े क्षेत्र में उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसके 3 पुत्र थे। और वो तीनों, राजा सोचता था कि वे तीनों बुद्धिहीन हैं और वो वास्तव में थे भी बुद्धिहीन प्रतीत होते थे। तो राजा उनको लेकर बड़ा चिंतित रहता था। तो एक बार वो एक टीचर, एक अध्यापक से कहता है कि आप मेरे पुत्रों को प्रशिक्षण दीजिए। आप 6 महीने के अंदर इन्हें राजनीति में क्या कीजिए, निपुण कीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूँगा। तो जो वो अध्यापक है वो कहता है कि भई राजन, हमें जो किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस राज्य के लिए के प्रति मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं इन जो राजकुमार हैं उनको प्रशिक्षण दूँगा। तो उसके बाद जो वो अध्यापक है वो उन तीनों जो राजकुमार थे, उनको हर रोज़ एक अलग-अलग कहानी सुनाता है। तो उन कहानियों से इतना उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि 3-4 महीने के बाद ही वो जो राजकुमार थे वो राजनीति में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। और ये जो सुनाई गई कहानियाँ हैं, ये पंचतंत्र के नाम से जो बुक आती है भई, उनमें जो इनका सबका क्या स्टोरी फॉर्म के अंदर जो ये सारी जो लिखी गई हैं। पंचतंत्र आप लोगों को पता ही है कि वही विष्णु शर्मा वो व्यक्ति थे, जो मैं आपको राजा की कहानी सुना रहा हूँ। और उसके अंदर जो विष्णु शर्मा ने जो बुक लिखी है पंचतंत्र, आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है बाइबल के बाद। और इसके अंदर जो कहानियाँ हैं उसमें उपदेश दिए गए हैं अलग-अलग कि भई किसी के काम में टाँग नहीं अड़ानी चाहिए, जो फालतू की सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। तो वो कहानी के माध्यम से हम कहानी पढ़ते रहते हैं और हमें मतलब वो चीज़ें समझ में आती है। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं भई, कभी आपको समय लगे तो। इसके अलावा जो हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर जो दूसरी तीसरी क्लास से ये कहानी स्टार्ट हो जाती है कि भई एक बच्चा था, वो गलत संगत में पड़ गया। जब उसके पिता देखते हैं, तो बाज़ार से कुछ सेब खरीद के लाते हैं और वो उन सेबों को क्या करते हैं, एक टोकरी में रखते हैं और उसके साथ 1 या 2 वो जो सड़े हुए सेब हैं, वो भी रख देते हैं।
तो थोड़े दिन के बाद वो बच्चा देखता है कि ये तो सारे के सारे सेब क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसके माध्यम से उसका पिता उसे समझाता है कि भाई देख भाई, बुरी संगति है वो इंसान के पूरे जीवन को इसी प्रकार क्या कर सकती है, दूषित कर सकती है। तो वो जो कहानी थी, वो आज तक मतलब कितनी महत्वपूर्ण है और इतना गहरा संदेश उसके अंदर है कि भी जो गलत संगत होती है वो पूरे मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो जो साहित्य का जो महत्व, पहला काम क्या है? साहित्य का काम है कि ज्ञान को या दर्शन को क्या करना, कहानी के माध्यम से सरल करके लोगों तक पहुंचाना। जनता तक कह सकते हैं या भी जो भी। देखिए, जो भी हमारा ये मतलब महाभारत, रामायण है, इनको भी कहा जाता है कि भी ये हमारा दर्शन है, जिसको कहानियों के माध्यम से मतलब आसान करके इंटरेस्टिंग बनाकर लोगों तक पहुँचाया गया है। और महाभारत और रामायण को पढ़ने के बाद भी हमें बहुत सारी जो शिक्षाएँ हैं, वो मिलती हैं। तो जो साहित्य का काम होता है, दर्शन, दर्शन का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान। और उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मतलब लोगों तक पहुँचाना। अब साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है मानवीय संवेदनाओं का विकास करना। आप लोगों ने पंक्तियाँ पढ़ी होंगी कि भई जो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य के अंदर, मानवीय संवेदनाओं का विकास करना। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर संवेदनाएँ नहीं है, तो ये मानव जीवन कोई काम का नहीं है। देखिए, जो विज्ञान है, वो विज्ञान मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साहित्य क्या करता है? उसकी मानसिक और जो भावात्मक, जो उसका इमोशनल पक्ष है और जो सृजनात्मक पक्ष है, उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो संवेदना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है भई। और संवेदनाओं के जो विकास करने का कार्य है, वो कौन करता है? साहित्य करता है। तो एक बार 1739 ईस्वी में दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय पर आक्रमण हुआ था भाई, नादिर शाह का आक्रमण। और जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उसके मंत्रियों ने उनको कहा था कि भाई महाराज, एक दुर्दांत आक्रमणकारी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो नादिर शाह ने कहा भाई अभी तो दिल्ली दूर है। लेकिन धीरे धीरे करते वो करनाल तक पहुंच गया। जब वो करनाल आया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो अपने सेनापति है उनको भेजा, लेकिन वो क्या हो गए? उस युद्ध को हार गए। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला चिंतित हुआ और उसने अपने जो एक और मंत्री है उसको भेजा। उसने नादिर शाह के पास जाके उसको समझाया बुझाया, समझौता किया कि भाई हम तेरे को इतने इतने रुपए दे देंगे, तू यहाँ से वापस लौट जा। तो जब वो वापस आया, ये इस पैसे में समझौता करके, वो छोटी सी रकम थी, तो जो दूसरा मंत्री था एक वहां पर, उसको बड़ी जलन हुई। तो उसने जाकर नादिर शाह से कहा कि भई आप तो थोड़े से पैसों में मान गए, आप दिल्ली चलिए, दिल्ली में अकरूर मतलब धन-दौलत है, वहाँ पर तो इतनी धन-दौलत है कि जो महल हैं उसके अंदर भी मोती जड़े हुए हैं। तो नादिर शाह जब दिल्ली गया तो उसने चारों तरफ इतना धन-धन वहाँ देखा और वहाँ पर बहुत सारा उसने कत्लेआम और लूट की। उसके बाद वह कुछ से एक सैनिकों को लोगों ने उसके मारना शुरू कर दिया। तो जब नादिर शाह को ये खबर पता लगी तो भी वो एक मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। और उसने कहा कि जब तक मेरी ये तलवार म्यान में ना जाए तो इस दिल्ली को लूटा जाए। जो भी महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सबको मार दिया जाए और जो भी धन-दौलत है उसको लूट लिया जाए। महिलाओं को क्या कर लिया जाए? बंधक बनाकर उनको ईरान ले जाया जाए। तो दिल्ली के अंदर काफ़ी दिनों तक ये कत्लेआम इसी प्रकार चलता रहा, खून की नदियाँ बही। तब कहा जाता है कि भई एक काज़ी गया नादिर शाह के सामने और घुटनों के बल बैठकर उसने कहा था कि अगर हे नादिर शाह, तो उसने कहा था कि भई कसे ना माँद की दीगर बै तेगे नाज़ कसी और मगर की ज़िंदा खूनी खलक रावै बाज़ कुशी। तो उसने किसी एक फ़ारसी जो एक कवि था, उसका एक शेर मतलब नादिर शाह के सामने पढ़ा और उसका मतलब उसने कहा था कि भई हे नादिर शाह, तेरे इस तलवार से अब इस दिल्ली शहर में कोई भी जीवित नहीं बचा है। अगर तेरे अंदर
शक्ति है तो इन मुर्दों को ज़िंदा कर और उनको फिर से मार। तो भई ऐसा कहा जाता है कि भई जो उस काजी ने जो शेर पढ़ा था वो किसी फ़ारसी कवि का था और उसका मतलब कि उसके हृदय पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था और उसने वो कत्लेआम रोक दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि भई साहित्य है वो जो कोमल हृदय है या मानव की जो संवेदनाएँ हैं उसका विकास करता है और मनुष्य को जो सही मायनों में मनुष्य बनाता है वो क्या बनाता है? साहित्य बनाता है। इसके बाद हम बात करें तो साहित्य का एक काम कौन-सा है कि साहित्य का काम होता है कि जो समाज है उसको प्रगतिशील बनाना। कि देखिए हम जब शुक्ल जी की पंक्तियाँ पढ़ेंगे कि भई इन चित्तवृत्तियों में समय के अनुसार परिवर्तन आता है, उसी प्रकार मतलब कि जो समय है वो परिवर्तित होता रहता है। तो साहित्य का काम होता है समाज को प्रगतिशील बनाना, कि समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता है या जो यथास्थितिवाद वैचारिकता है उसका विरोध करना। और हमारा जो आप लोगों को पता है कि जो हमारा समाज है उसे कहा उसके बारे में कहा जाता है कि हमारा समाज काफ़ी यथास्थितिवादी वैचारिकता का है, कि वो जो जैसी चीज़ें हैं उनको वो वैसे ही मतलब रहने देना चाहता है। कि जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है, कंप्यूटर आया उसका विरोध किया, मतलब जो हमारा जो समाज है वो नई चीज़ों को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। तो साहित्य का काम होता है कि भई वो मतलब अपने लेखों के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से जो समाज के अंदर जो ये यथास्थितिवाद की जो वैचारिकता है उसको तोड़कर समाज को क्या बनाए? प्रगतिशील बनाए। इसके अलावा समाज के बारे में हमने पढ़ा था कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। कि जैसा समाज वैसा साहित्य, लेकिन साहित्य तटस्थ दर्पण नहीं है भाई। देखो जैसे हम कई बार क्या करते हैं, अगर 5-7 दिन के बाद अपना मतलब चेहरा दर्पण के अंदर देखते हैं तो दर्पण नहीं बोलता कि भाई शक्ल काफ़ी गंदी हो रखी है, मतलब कि जो उनको हम ठीक कर लें। उसी प्रकार जो साहित्य है वो भी क्या करता है, वो जो जहाँ पर ज़रूरी चीज़ें होगी वहाँ पर समाज में हस्तक्षेप करेगा। कि जैसे ही मतलब समाज आएगा और जब समाज और साहित्य दोनों आमने-सामने होंगे, तो साहित्य बताएगा समाज में कि भई तेरे अंदर ये बुराइयाँ आ चुकी हैं, इनको तू ठीक कर। इसीलिए कहा जाता है कि भई साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वो तटस्थ दर्पण नहीं है, वो उसमें क्या करता है, सक्रिय हस्तक्षेप करता है। अब इसके बाद हम और बात करें, देखिए हम साहित्य के महत्व पर बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो 5-7 महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हमें ध्यान होने चाहिए कि साहित्य क्या करता है, ज्ञान की तरह जो हमारा दर्शन है उसको कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, मानव के अंदर जो संवेदना का विकास करता है। और जो कविता के बारे में तो कहा ही जाता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, आँख से निकलकर निरंतर बही होगी कविता अनजान। तो ये मानव को जो संवेदनशील बनाना वो काम किसका है? वो काम है साहित्य का। देखिए विज्ञान का काम होता है बुद्धि का विकास करना, और साहित्य का काम क्या होता है? जो हमारी फीलिंग है, जो हमारा इमोशनल भावात्मक पक्ष है उसका विकास करना। इसके बाद हमने पढ़ा कि साहित्य क्या है, समाज को प्रगतिशील करता है। जो यथास्थितिवाद और जो रूढ़िवादिता है समाज के अंदर उसका क्या करता है, वो खंडन करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, जहाँ भी उसको ज़रूरी लगता है वहाँ पर वो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि आदर्श समाज की स्थापना करना। देखिए, जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता है, वैसे-वैसे जो मनुष्य है, उसके चारों तरफ की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। और जब मनुष्य किसी भी मतलब संक्रमण के दौर से गुज़र रहा होता है, कि जब एकदम से तेज़ी से, जैसे अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों से समाज एकदम से मतलब बिल्कुल फ़ास्ट, पहले सोशल मीडिया, अब एआई का ज़माना। तो जब समाज बहुत तेजी से बदल रहा होता है, तो जो समाज होता है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है कि भई वो किन आदर्श, किन मूल्यों को वो आगे अपने लिए सुरक्षित रखे, किन मूल्यों को वो अपनाए, किन को वो छोड़े। तो जो साहित्य क्या करता है, आदर्श समाज की स्थापना करता है कि भई वो किन मूल्यों को अपनाए। तो आदर्श समाज की स्थापना का कार्य कौन करता है? साहित्य करता है। इसके अलावा साहित्य जो है वो
विरासत का रक्षक है। देखिए, जो साहित्य लिखा जाता है, जैसा समाज होता है, वैसा साहित्य होता है। इसका कहने का मतलब है कि साहित्य विरासत का रक्षक है। इसका मतलब जो भी हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सृजनात्मक जो विरासत है, उसको साहित्य अपने लेखों के माध्यम से क्या करता है, संचारित करता है। अब हम पुराने लेखों को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उस समय ऐसी-ऐसी संस्कृति रही थी। क्योंकि जब हम ऋग्वेद के बारे में जब हमारा वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय पता लगता है कि भई ऐसे समतामूलक समाज था, कृषि की जाती थी, ऐसे-ऐसे चीज़ें थी। तो जैसा समाज होता है वैसा ही वहाँ का साहित्य होता है। देखिए, ये फ़ॉर्मूला हिंदी साहित्य के अंदर आप हमेशा याद रखना कि साहित्य वो क्या होगा, साहित्य इक्वल टू समाज। जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। इसको अगर हम थोड़ा-सा और सिंपल करें तो हम ये भी कह सकते हैं या फिर हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी पंक्तियों पर गौर करें, तो जो हमारा साहित्य है उसका केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है। और मनुष्य के जो चारों तरफ का जो वातावरण है, अब मनुष्य के चारों तरफ उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ होती है कि भई जो समाज है उसके लोगों के अंदर उनका जीवन का स्तर कैसा है कि वो कृषि पर आधारित है, वो किसी इंडस्ट्री पर आधारित है, तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है? इसके अलावा राजनीतिक कि वहाँ का जो मतलब उसके ऊपर जो प्रशासन करने वाला है, वो किस तरह की परिस्थितियाँ हैं? वो समाज कैसा है? कि भई उस समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं या फिर वो समाज में सब बराबर मतलब उनको समझा जाता है, किस तरीके का समाज है? वहाँ की संस्कृति कैसी है? तो ये मनुष्य के जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यही परिस्थितियाँ साहित्य में क्या होती हैं, प्रतिफलित होती हैं। जैसे अब कोई भी मतलब अगर मान लो कोई भी रचनाकार है, वो कोई कहानी लिखनी स्टार्ट करेगा, तो जो वो वातावरण वो कैसा बताने की कोशिश करेगा, जैसा उसने अपने चारों तरफ देखा है, तो साहित्य के अंदर जैसा मतलब समाज है, वैसा ही क्या होता है हमारा साहित्य होता है। इसको और अगर सिंपल करके आप समझना चाहो, तो हम देखते हैं कि जैसे जो 60 के दशक की मूवी थी, उसमें जो विलन होते थे, वो क्या करते थे, वो जंगल में ऐसे घोड़ा लेके आते थे और डाकू स्टाइल के मतलब दिखाए जाते थे। लगभग हर फ़िल्म में वैसा होता था। जैसे-जैसे आगे टाइम गया, तो विलन थोड़े से मतलब प्रोफ़ेशनल हो गए, जो एम्बेसडर कार वगैरह मतलब यूज़ होने लगी। उसके बाद आजकल हम देखते हैं तो मतलब विलन मतलब आज का जो हमारा समाज है, उस तरीके का ही दिखाया जाता है। बिल्कुल मतलब स्मार्ट अपना मतलब बाल-वाल खड़े किए हुए, ब्लेज़र-व्लेज़र डाल के, तो समय के साथ जैसा क्योंकि जो समाज है वही मतलब उसमें प्रतिफलित होता है। तो यही हज़ारे प्रसाद द्विवेदी कहते यही जो हमारे सॉरी जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं कि जो किसी भी देश का जो साहित्य है, वो जो वहाँ पर रहने वाले मनुष्य हैं, उसकी जो चित्तवृत्तियों का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। कि वो इसके चारों तरफ की जो वृत्तियाँ हैं, वही मनुष्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, इनमें परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन आएगा तो ये साहित्य में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस परिवर्तन को साहित्य के साथ क्या करना, सामंजस्य करके दिखाना साहित्य का इतिहास है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है, वह साहित्य बराबर समाज और साहित्य क्या है, का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तो मैं आशा करता हूँ, भई बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि साहित्य का क्या अर्थ है, साहित्य का जो महत्व है, वो क्या है। एक बार हम इस सारी क्लास को क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, हिंदी से हमने बात स्टार्ट की थी कि हिंदी क्या है, भाषा है। जो हिंदी भाषा है, उसका जो कौन-सी भाषा का शब्द है, जो हिंदी है वो फ़ारसी भाषा का शब्द है, जो आज हमारा ईरान है, उसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? फ़ारस कहा जाता था। और सबसे पहले जो किसी विदेशी जो आक्रमण या विदेशियों का आगमन था, वो ईरान के लोगों का हुआ था। और जो ईरान में उस समय जो ईरान के लोग थे, उनका जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ था, जैन अवेस्ता, उसमें वो शय को क्या बोलते थे?
है बोलते थे। और हमारा जो ये 5 और जो नदियाँ पाकिस्तान और 2 अफ़गानिस्तान की 7 नदियों के इस रीजन को, इस प्रदेश को कहा जाता था सप्त सिंधु। और वो सह का उच्चारण है करते थे, इसलिए ये हप्त, हप्त से क्या बना, हिंद बना। और हिंद की जो भाषा थी वो क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और इस शब्द का सबसे पहले वर्णन वो किस में मिलता है, सरफुद्दीन यजती की बुक है जफरनामा, उसमें मिलता है। और जफरनामा नाम से 2 रचनाएं और भी हैं। एक जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी, जो चमकौर का युद्ध हुआ था जिसमें उनके बेटे शहीद हो गए थे उसके बाद। और एक जो न्यामत खां जां, जो जान कवि के नाम से मशहूर है, उनकी लिखी गई रचना है जफरनामा। अब जो हिंदी की जो जननी है वो कौन सी है, हिंदी की जो जननी है वो है भाई देववाणी संस्कृत। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी की जननी कौन सा है, तो वो है संस्कृत। ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली प्राकृत, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो जो जिसमें वेदों का जो संग्रह था वो थी वैदिक संस्कृत, और लोगों के द्वारा यूज की जाती थी वो कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। लेकिन संस्कृत भाषा थोड़ी सी कठिन होने की वजह से धीरे धीरे उसका स्वरूप चेंज होता गया, और धीरे धीरे वो जो भाषा बनी वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट से होते हुए आज के जो हमारा हिंदी का स्वरूप है वहां तक पहुंची। इसके बाद हमने बात की कि भाई साहित्य क्या है। तो साहित्य के बारे में हमने कहा कि भाई साहित्य को किसी भी परिभाषा के आधार पर डिफाइन करना मुश्किल है। और उसके बाद हमने जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी कि साहित्य क्या है, ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य है। जो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जो जन समूह के हृदय का विकास है। और जो सबसे जो फेमस जो है ये साहित्य समाज का दर्पण है। उसके बाद हमने कहा कि भाई साहित्य को हम कह देते हैं कि ज्ञान है, क्या सारा का सारा ज्ञान, जो सारी की सारी लिखी गई बात साहित्य है, तो ऐसा नहीं है भाई। तो ज्ञान राशि का वो हिस्सा साहित्य हम कह सकते हैं जहाँ शब्द और अर्थ के बीच में क्या हो, महत्व की एक सात्विक प्रतिस्पर्धा हो, कि शब्द और अर्थ के बीच में एक हमेशा एक कि किसका महत्व ज्यादा है। अगर उन दोनों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा है तो हम कह सकते हैं कि साहित्य है। ज्ञान राशि का वह हिस्सा जहाँ समाज का व्यापक हित हो, यानी कि जो समाज के हित की भावना से लिखा गया हो, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, साहित्य। जैसे कोई कहानी है, हमने बताई थी कि भाई जो दूसरी तीसरी क्लास से हम पढ़ते हैं जो रोटन एप्पल स्टोरी, तो जो जहाँ पर समाज के हित की व्यापक भावना होगी वो क्या होगा, साहित्य है। और तीसरा रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियां कि भाई कोई नैतिक संदेश तब तक पाठक के मन तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक वो उसके मन को क्या कर दे, मनोरंजन की सीमा में ना बांध सके। यानी कि जो ज्ञान राशि का वह हिस्सा जिसमें क्या हो, सौंदर्य हो, वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। जैसे जो हम आगे पढ़ेंगे जो बिहारी है उनकी जो गणानंद है उनकी जो कविताएं हैं। तो इसके बाद हमने साहित्य के महत्व के बारे में पढ़ा कि साहित्य का क्या महत्व होता है, साहित्य का क्या काम होता है। तो जो हमारा ज्ञान है, दर्शन है, उसको कहानी के माध्यम से आसान करके लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा जो मानव के अंदर जो मानवीय संवेदना है उसका विकास करना, जो समाज है उसको प्रगतिशील बनाना। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि साहित्य क्या है, विरासत का रक्षक है। और जो आदर्श समाज है उसकी स्थापना करना। और जो स्वस्थ मनोरंजन, यानी कि जिसके अंदर जो लोगों का मनोरंजन करना, वो भी क्या है, हमारा साहित्य है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि विज्ञान और साहित्य। अब एक ये बहस और भाई मतलब छिड़ गई है कि भाई आज जब विज्ञान का दौर है तो उसमें साहित्य की क्या आवश्यकता है। ये साक्षात्कार में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आज का जो विज्ञान का दौर है इसमें साहित्य की क्या आवश्यकता है। कि जब मतलब हम इतना मतलब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज सोशल मीडिया, उसके बाद एआई, तो बोले ये जो फालतू की चीजें हैं, बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि भाई आज के समय में मतलब साहित्य का कोई स्थान नहीं है। तो जो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान का काम क्या है। जो विज्ञान होता है वो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जो साहित्य है, हमने पढ़ा था, साहित्य हमारी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनका क्या करता है, विकास करता है। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो हमारे मानसिक, भावात्मक
और जो सृजनात्मक जो हमारी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति करता है। तो अब जो भौतिक आवश्यकताएँ हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है या मानसिक संतोष है, मानसिक जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो भई दोनों ही का ही अपना-अपना महत्व है। देखिए अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ भौतिक आवश्यकताओं की ही ज़रूरत हो, तो आज जो अमेरिका के बारे में बात करें वहाँ आप लोगों को पता है भई बहुत सारी भौतिक जो ज़रूरतें हैं, वो जो लाइफ़ हम सपना देखते हैं कि भई इस तरीके की महँगी गाड़ियाँ मतलब बीच के ऊपर कैन लेके बैठ जाओ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब अमेरिका है वहाँ पर है। लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है, वो जो शिकार लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में ही पाए जाते हैं। अगर भौतिक आवश्यकताएँ ही मतलब ज़रूरी होती, तो ना बुद्ध बनते, ना महावीर बनते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, मनुष्य के लिए सबसे जो भौतिक आवश्यकताएँ हैं, उनके साथ ज़रूरी है कि जो उसका मस्तिष्क है, उसका भी विकास हो, उसकी जो संवेदनाएँ हैं, उसके जो इमोशनल पक्ष हैं, उनका भी विकास हो। इसलिए ये काम क्या करता है, साहित्य करता है। देखिए, हम बचपन से एक मतलब पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक मतलब वरदान है, विज्ञान एक अभिशाप भी है। तो हम यहाँ पर टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विज्ञान एक शक्ति है। और इस शक्ति का हमें कैसे प्रयोग करना है, इस शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। तो जो विवेक है, उस शक्ति को प्रयोग करने वाला वो कौन प्रदान करता है? साहित्य। साहित्य हमारा मतलब कि दिमाग को के अंदर जो समझदारी विज़डम पैदा करता है, कि भई कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है, हमारे अंदर विवेक पैदा करता है। और जब विवेक पैदा होता है तभी हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि भई इस शक्ति का कैसे प्रयोग करना है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक शक्ति है जिसका सही प्रयोग करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? विवेक की ज़रूरत है और वो विवेक कौन प्रदान करता है? साहित्य। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान और साहित्य दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ना ही विज्ञान से मतलब कि काम चलेगा और ना ही साहित्य से, इन दोनों की ही हमें ज़रूरत है। ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्य का इतिहास। तो ठीक है भई, अब हम बात करें कि भई जिस साहित्य का इतना महत्व है, हमने पढ़ा कि साहित्य क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो साहित्य जो लिखा जा रहा है मतलब कि उसी से काम चलाएँ। जो साहित्य का जो मतलब इतिहास है भई, पुराने जो समय में रचनाकारों ने लिखा, उनके बारे में अन्वेषण करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो देखिए भई, जो साहित्य होता है, साहित्य का महत्व सिर्फ़ आज तक नहीं होता। साहित्य जो है अपनी सीमाओं से काफ़ी बाहर देखता है। तो हम आज जो मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ी जो बाधा है वो उसके विचारों की है। मनुष्य अपने चारों तरफ से ज़्यादा परेशान है वो। इसीलिए कबीर की पंक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं कि भई बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो कि भई मैं चारों तरफ बुराई ढूँढ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे पता लगा भई सबसे ज़्यादा बुराइयाँ तो मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो जो मनुष्य के जो अपने भावों के और अपने विचारों से जो परेशानी है, उसकी जो निजात है वो साहित्य में है। तो जो कबीर का जो साहित्य किस समय लिखा गया था, आज भी मनुष्य की समस्या दूर करने के लिए उपयोगी है। तो जैसे अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, वे किसी संस्थान में बच्चे ने क्या कर दिया, टीचर को थप्पड़ मार दिया। तो वो जो कबीर की लिखी पंक्तियाँ देखो आज भी उनका कितना महत्व है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। कि भई मेरे सामने गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं, तो मैं गुरु को ज़्यादा महत्व दूँगा, क्योंकि उस गोविंद से मिलाने वाला तो कौन है? वही है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं आज अध्यापक और बच्चों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि भई गुरु का एक दर्जा है, वो भगवान के बराबर है, आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। तो समाज के सामने जो आज की जो समस्याएँ हैं, उनका साहित्य के माध्यम से दूर करना, ताकि हम क्या कर सकें, कल एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। देखो इतिहास की भी यही डेफिनेशन है कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू बेटर फ्यूचर, टू हैव बेटर फ्यूचर। कि भई इतिहास क्या है? जो प्राचीन समय और आज के मध्य में एक ऐसा वार्तालाप है जिससे हम अपने भविष्य को क्या बना सकें? सुखद बना सकें। तो साहित्य भी वही काम करता है कि भई साहित्य के जो उस समय के साहित्य ने जो मतलब कि जो सिचुएशन फेस की थी, जिन बुराइयों को उसने दूर किया था,
उसको हम आज भी उसका प्रयोग करके अपनी जो समस्याएँ हैं, हमारे चारों तरफ की जो बुराइयाँ हैं, भावों की जो समस्याएँ हैं, इन समस्याओं को हम दूर कर सकें, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य वो क्या हो, सुखद हो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण खुद एक जगह कहते हैं कि जो मनुष्य का आने वाला कल है, वो उसके आज के निर्णय और कर्मों का परिणाम है, कि जैसे निर्णय वो आज लेगा और जैसे कर्म वो आज करेगा, वैसा ही उसका क्या होगा, भविष्य होगा। तो अगर हमें आज के किए हुए कर्मों और निर्णयों पर संतोष है, तो हमारा भविष्य सुखद होगा। तो वही काम साहित्य करता है कि भई जो हमारे आज के सामने की जो समस्याएँ हैं और जो हमें निर्णय लेने हैं, उनमें जो हमारी मदद करता है, ताकि हमारा जो अच्छे भविष्य का हम क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। इसीलिए हमें क्या करना होता है, साहित्य का इतिहास की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि भई उस समय समाज कैसा था। इसमें भी हमारी साहित्य का इतिहास मदद करता है, कि जैसे हम जो ऋग्वेद वगैरह हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस समय समाज ऐसा-ऐसा था। उसके बाद हम जैसे-जैसे आगे आते हैं, तो भक्ति काल के अंदर जो भक्ति का एक साहित्य मिलता है हमें, उसके बाद रीति काल में जो रीति से रिलेटेड एक साहित्य मिलता है, मतलब एक परंपरा मिलती है। तो हमारी ये भी इसमें मदद होती है कि जो मतलब साहित्य के अंदर परंपराओं का कैसे उत्थान होता है, कैसे पतन होता है। तो साहित्य इतिहास के अंदर हमसे पूछा जाए कि भई साहित्य के इतिहास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हम कह सकते हैं कि भई उस समाज को समझने के लिए हमें साहित्य की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो साहित्य है वो अपनी सीमा से काफ़ी बाहर देखता है। तो उस समय जब वो साहित्य प्रासंगिक था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जिस साहित्य ने उस समय मनुष्य की सहायता की, वो उसकी उतनी ही सहायता आज भी कर सकता है। तो आज हमारे चारों तरफ की जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, उनसे निपट कर ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, वो काम क्या करता है, साहित्य का इतिहास करता है। इसके अलावा जो साहित्य के अंदर क्या-क्या परंपराएँ रही, कौन-कौन से कवि रहे, उनका क्या योगदान था, इसको समझने में भी हमारा क्या करता है, साहित्य का इतिहास मदद करता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भई हमारे साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया। एक विदेशी व्यक्ति जो यहाँ से फ्रांस है उसके अंदर बैठा, इतनी दूर बैठा। देखो कितना मतलब उसने परिश्रम किया होगा। तो वो कैसे-कैसे हमारे इतिहास को लिखता है, क्या कहानी थी उसकी, वो हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भई साहित्य का इतिहास है, उसको लिखने की कौन-कौन सी विधियाँ होती है, विधेयवादी पद्धति का क्या मतलब है, और जो कौन-कौन सा इतिहास किस-किस क्रम में, किस-किस तरीके से लिखा गया। अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।